सबसे पहले प्राचीन भूमि को नमन करता हूं और उपस्थित सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित पवन सिंह जी, गुरु रहमान जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, अवकाश के दिनों में बहुत व्यस्त रहता हूं। एक अभियान को लेकर निकल पड़ा हूं जिसमें बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के ही युवाओं से, युवा शक्ति से बात करने का प्रयास, संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। परसों रात पटना से निकला था। सुपौल जिले में कल 2 कार्यक्रम थे। युवा संवाद का कार्यक्रम सुपौल में था, बड़ी संख्या में लोग आए थे। संध्या में कार्यक्रम समाप्त हुई, रुक के बेगूसराय रुके और सुबह नालंदा में कार्यक्रम था, बिहार शरीफ के टाउन हॉल में कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में लोग आए थे। आमतौर पर इतने लंबे शेड्यूल के बाद किसी दूसरे कार्यक्रम में आने की इच्छा नहीं होती, शायद स्वीकृति नहीं देता, लेकिन जब पता चला इतने युवा विद्यार्थी, इतने युवा यहाँ पर ऐसे हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उनके सहयोग के लिए पवन जी भी समाज के और लोगों के साथ कुछ योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि जिस अभियान को लेकर अनेक स्थानों पर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं, उसकी संकल्पना कहीं न कहीं यही है जो हम साक्षात देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति सक्षम है उनको उनके सहयोग के लिए आना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है। बिहार का विकास तभी संभव है जब अपनी ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाएंगे। यदि हम आपस में, गुरु रहमान जी बहुत अच्छे से लेट्स इंस्पायर बिहार की पूरी संकल्पना को बता रहे थे, आपस में यदि हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहेंगे तो कहां आगे बढ़ेंगे। कोई साधारण रथ जिसको 4 पशु मिलकर खींचते हों, उसमें भी अगर रथ में चारों पशुओं में संघर्ष हो जाए, कोई कहे मैं आगे जाऊंगा, कोई कहे पीछे जाऊंगा, कोई बाएं जाना चाहे और कोई दाहिने जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? जब एक रथ नहीं चल सकता, अगर पशुओं में सामंजस्य नहीं हो, तो जिस समाज में लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग वर्गों के नाम पर संघर्ष करेंगे और हर चीज को उससे प्रभावित कर देंगे, तो समाज कहां जाएगा? नदी जब बहती है शुद्धता के साथ बहती है, प्रवाहित जल में शुद्धता स्वतः समाहित रहती है, लेकिन उसी बढ़ते हुए जल को जब हम रोक देते हैं तो क्या होता है? उसमें शुद्धता रहती है क्या? क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है, जल गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से समाज में यदि हम संघर्ष करते रहेंगे तो समाज जो आगे बढ़ना चाहिए कहां बढ़ेगा? समाज वहीं रुक जाएगा, उसमें प्रदूषण फैलेगा, मन में विकृति आएगी। और उस बिहार में जिस ज्ञान की भूमि पर हम खड़े हैं, नालंदा से आ रहा हूं, एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति क्यों है कि बिहार के बच्चों को भी बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, जापान से आते थे, तिब्बत से, यहीं आते थे, बहुत दूर की बात नहीं, आने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन जिस भूमि में इतनी प्रेरणा विद्यमान थी, यदि आज हम अपने पूर्वजों की ऊर्जा को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कमी कहीं और नहीं है, कमी हमारे अंदर है कि हम अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए। दृष्टि तो ऐसी थी जो वेदांत का दर्शन उस समय कर सकती थी जब पूरे विश्व में भौतिक चीजों से ऊपर सोचने की क्षमता थी ही नहीं। दृष्टि तो ऐसी थी जब पूरे विश्व में इस प्रकार की अवधारणा थी कि शासन केवल एक ही वर्ग कर सकता है। बिहार में अवधारणा जगी कि जो सक्षम है शासन कर सकता है। तभी मगध में नंद वंश का उदय हुआ, जो सामान्य रूप से किसी अन्य महाजनपद में देखा नहीं गया। कोई वर्ग शासन कर सकता है और शासन केवल शासक ही नहीं, उस शासक का चयन भी हो सकता है। ये बात वैशाली में स्थित हुई।
जो विश्व का पहला गणतंत्र। अपवाद तो हम प्रस्तुत करते रहे हैं, इतिहास में करते रहे हैं, इसलिए करते रहे हैं ताकि मानव जीवन में सुधार आए। यही कारण था, इस बड़ी दृष्टि के कारण जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। अगर होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता, गुप्त वंश का शासन नहीं कर सकता। अगर होता तो वैशाली में लोकतंत्र या गणतंत्र की कल्पना केवल जन्म ही नहीं है। दृष्टि बड़ी थी, इसलिए विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय का भी पतन हुआ तो उसके कारण भी स्वयं अपने आप में झांकना होगा और पूर्वजों की उस दृष्टि को लेकर चलना होगा, तभी बिहार बदलेगा। लेट्स इंस्पायर बिहार का जो संदेश है यही है कि शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन भावों पर आपस में संघर्षों को मिटाकर यदि सहयोग के साथ मिलकर चलें, छोटे छोटे योजनाएं बनाएं, ऊर्जा अपनी उद्यमिता के विकास का लगाएं। बड़ी प्रसन्नता हुई पवन जी से मिलकर। उड़ीसा में अपना इतना अच्छा उद्योग इनका स्थापित है, लेकिन मन में अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति कुछ करने की जो लालसा थी अपने क्षेत्र में स्थापित करके ले आई है और योगदान इस प्रकार से दे रहे हैं कि लाभान्वित अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन समाज के लिए जीना आसान नहीं है। हर पग पर लोग आलोचना करेंगे, लोग प्रश्न करेंगे आप क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सीधी चीजों को करने में भी ऐसी विकृति आ गई है। जिस बिहारवासी की सोच अफगानिस्तान के पार तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, हिमालय में उत्तर तक थी और पूर्वोत्तर के पार तक थी, उस सोच को हमने इतना संकुचित कर दिया है कि जब कहीं बाहर की बात करते हैं तो हमसे प्रश्न करने लगते हैं। अभी हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया, बिहार उद्यमिता सम्मेलन। बिहार भर के लोग जो बाहर रहते हैं बिहार के, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया कि आइए बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। और उस समय इस कार्यक्रम का हम लोग प्रारंभ कर रहे थे तो जो भी मिलता है प्रश्न करता है कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, और मेरा जवाब यह होता था आप भूल क्यों गए अपने इतिहास का। आज तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा था जब बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे। क्यों हम पूर्वजों की दृष्टि को भूलते जा रहे हैं? भूलेंगे तभी तो विकृति आती है। अगर हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे तो ऊर्जा को तो व्यर्थ करते रहेंगे। ऊर्जा तो हर व्यक्ति में असीम है। किसी भी विद्यार्थी से कोई भी व्यक्ति सफलता चाहता है, उसको मैं सदैव ये मंत्र बताता हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र कहता है, एक शब्द आपने सुना होगा, कितने लोग सुना है इस मंत्र को? 6 लोग सुने हैं, 10 लोग के करीब सुने हैं। अर्थ कितने लोग जानते हैं? चलिए बहुत अच्छा, विशेष आपसे सुनना संभव नहीं है कि मैं बताता हूं। इस अर्थ को यदि जान गए तो जीवन में फिर कुछ कठिन नहीं रहेगा। मंत्र कहता है जो पूर्ण था वह पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। और किसी व्यक्ति के बारे में, आदमी के बारे में बात करेंगे तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अधूरापन होता है। किसी व्यक्ति को पूर्ण कहते हैं क्या? जिसमें सभी गुण हो, ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? नहीं होता है ना, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन हमारे बिहार के उस प्राचीन ऋषि की दृष्टि देखिए, वो तो कहता है जो पूर्ण था पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में विलीन होगा। क्या सोच? किसी सोने को भी अगर छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे तो छोटे से भी जो खंड होगा उसमें क्या गुण होगा? क्या गुण होगा? सोने का ही होगा। तो ऋषि कहते हैं कि अगर हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा के गुणों को अगर परिभाषित करें, परमात्मा के गुण कैसे हैं? कितनी क्षमता है परमात्मा में? कितनी शक्ति है परमात्मा में? असीम, असीम, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा न हो। और जिसकी कोई सीमा न हो उसको छोटे छोटे खंडों में जो बांटेंगे तो एक छोटा सा भी जो खंड होगा उसकी क्षमता कितनी होगी? इन्फिनिटी को कितना भी काटेंगे, गणित पढ़े होंगे सब लोग, तो इन्फिनिटी को कितना भी विभाजित करेंगे, छोटा सा भी जो कण होगा उसमें क्षमता कितनी होगी? तो ऐसे में हर बैठे युवा में, हर बैठे व्यक्ति में जो क्षमता है, यदि परमात्मा का अंश में है तो कितनी क्षमता है? असीम क्षमता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि
कि जब सारी सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे अंदर समाहित हैं और उसके बाद तुम कहते हो कि मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, कुछ कर नहीं सकता, कोई लक्ष्य कठिन है, तो तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी। हर लक्ष्य साध्य है, हर लक्ष्य संभव है यदि हमने पूरे यत्न के साथ परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय के साथ किया, मन में संकल्प को स्थापित करके किया, तो कोई भी चीज कठिन नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं, कुछ उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। मेरी संकल्पना तो यही है, पवन जी जैसे लोग आए, उद्योग लगाए, उद्यमशीलता को बढ़ावा दें और साथ में ऐसे युवा और अपने क्षेत्र के हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन दें। जब मिलकर हम ऐसा करने लगेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में बिहार का भविष्य कुछ और होगा। जाति के बंधनों से मुक्त, समुदाय के बंधनों से मुक्त यदि केवल शिक्षा की बात करेंगे, हर विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो, हर महाविद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो, संस्थान सामने आए जो उनको पढ़ाने के लिए तत्पर रहे, जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने परीक्षा आयोजित की थी, पूरे बिहार भर में 12,000 बच्चों ने भाग लिया। 80 बच्चों का हम चयन कर चुके हैं, जिसमें 40 पटना में पढ़ेंगे, 40 भागलपुर में, और पूरी पठन पाठन आवासन रहने के साथ, भोजन के साथ निःशुल्क है। और IIT और मेडिकल की तो तैयारी कराई जा रही है। बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं थे। प्रयास क्या है कि जो भी प्रतिभाशाली है, कोई अवरोध नहीं हुए, मिलकर हम ये संस्थान सामने नहीं आते, ये संभव नहीं थे। उसी तरह से जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मन बहुत पसंद है, बहुत आशान्वित है। क्षेत्र बड़ा प्राचीन है, ज्ञान की भूमि रही है, जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। उस रूप में इस क्षेत्र को पूरे विश्व भर के लोग देखते थे। मगध की शक्ति तो ऐसी थी कि जवन योद्धा अलग क्षेत्र में जब चले उनको लौटना पड़ गया। मगध का नाम सुनते ही पूरे यवन सैनिकों में, पूरे स्कंदावर में खलबली मच के जब लोग सुने कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। अद्भुत शक्ति है इस भूमि में, जहां एक व्यक्ति भी जब उसके मन में संकल्प जगा कि अगर हम खंडों में बटे रहे, कोई भी आकर भारत पर आक्रमण कर सकता है, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़े। एक बालक में जब उनको क्षमता दिखी, उस बालक की उन्होंने जाति नहीं देखी, सामर्थ्य। एक छोटे बालक को जब देखा तो उन्हें दिख गया कि बालक में भारत के सम्राट बनने की क्षमता है। उस भारत में, जिस भारत की सीमा आज के भारत से बहुत बड़ी थी, अफगानिस्तान के पार तक थी, दक्षिण तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, पूर्वोत्तर से पार तक थी। लेकिन उस समय में जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, सोचिए जुड़ना कितना कठिन रहा होगा। आज तो माइक हम लोग सुन रहे हैं दूर तक, भला अफगानिस्तान तक बात कैसे होती होगी, कैसे समझते होंगे। यही तो ऊर्जा हमारे पूर्वजों की थी। उस परिस्थिति में जो जोड़कर छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को जोड़ सकते थे, वही मगध की धरती तो है। लेकिन आज हम मगध के आगे क्यों नहीं सोच रहे हैं? सोचें कैसे हम शिक्षा को विकसित करें। जब विश्वविद्यालय उस समय स्थापित हो सकते थे, विश्वविद्यालय तो आज भी हैं, वैसे शिक्षा हम क्यों नहीं दे पा रहे जो पूरे विश्व को आकर्षित कर सके? रक्त तो वही है, DNA तो वही है। चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। चिंतन के साथ कुछ योगदान करना होगा जिसमें स्वार्थ नहीं है। कुछ निस्वार्थ भाव के साथ करेंगे तभी हम सफल होंगे। जीवन में परिवर्तन वैसे ही लोग कर सके हैं जिनके मन में स्वार्थ नहीं था। यदि आचार्य चाणक्य के मन में स्वार्थ रहा होता तो भारत को कभी एकत्रित नहीं कर पाते। दो व्यक्तियों को मिलाना तो इतना कठिन होता है। इतने बड़े भारत में इतने छोटे छोटे राज्यों को और गणराज्यों को जोड़ना आसान था क्या? लेकिन एक व्यक्ति इसलिए कर सके कि मन में स्वार्थ नहीं था, राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव था जो पग पग भूमि में अपना स्थान देखती थी, उस भाव से जुड़ी हुई थी और चाहती थी भूमि की उन्नति हो। और क्षमता कहीं और नहीं है। अभी हम लोगों ने बात की क्षमता असीम है, तो उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं जो इतने यशस्वी थे, जो ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनी जब पाटलिपुत्र आए, उन्होंने विश्व का सर्वप्रमुख नगर पाटलिपुत्र को बताया। अगर चीजें प्राकृतिक रूप में बढ़ी होती, हमारी दृष्टि उतनी व्यापक रही होती, इतनी बड़ी रही होती, तो संभव है आज भी पाटलिपुत्र विश्व का सबसे प्रमुख नगर रहता था। लेकिन यदि पतन हुआ तो कहीं न कहीं हमारी दृष्टि में कमी आती गई जो हमारे पूर्वजों में नहीं थी। पूर्वज बड़ी दूर की सोचते थे, तभी तो अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य स्थापित कर सके। बदलना है,
किसी को कोसने से नहीं होगा, किसी के बारे में चिंता करने से नहीं होगा। अपने अंदर झांकना होगा, चिंतन करना होगा और मिलकर जब प्रयास करने लगेंगे तो जान लीजिए समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो मेरी इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं अपने जीवन के लिए और आह्वान भी है, स्थापित होने के लिए हर संभव प्रयास करें, पूरा परिश्रम करें, शॉर्टकट नहीं खोजें। परिश्रम के साथ निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन एक बार स्थापित हो गए तो केवल अपने लिए मत जीना, कुछ प्रयास जरूर करना, आंशिक ही सही, इससे समाज का भला होगा। जो पीछे रह गए उनको आगे ले जाने का प्रयास करना, ऐसा जो करेंगे तो अपने जीवन काल में ही, जैसे आचार्य चाणक्य ने कभी देखा था पूरे भारत को जुड़ते हुए अपने जीवन काल में हम बिहार को शायद उस रूप में देख पाएंगे जहां फिर से उस प्रकार की उद्यमशीलता होगी जिसने कभी पूरे वियतनाम वासियों को प्रेरित कर दिया। उन्होंने अपने देश का नाम चंपा रख दिया था, बिहार का एक नगर था। उद्योग लगेंगे, जैसे पवन सिंह जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, तभी विकास संभव है, बिना उद्योग के विकास संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को विचार करना होगा, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाना होगा, चिंतन करना होगा, और वो हमारे खून में है। व्यापारी हमारे यहाँ से यूरोप जाते थे, अरब जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, कमी आज भी नहीं है, कमी कहीं न कहीं दृष्टि की हो गई है। इसीलिए पुनः कहते हुए कि चिंता नहीं, चिंतन करें, संघर्ष नहीं, सहयोग करें। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।